पहले तो आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग छोटे से मैसेज पे आज सब एकत्रित हुए। कई विषय लंबे समय से आप लोगों के साथ साझे करने भी पेंडिंग थे। एक एक करके विषय पर मैं आपको बताने का भी काम करूंगा और उसके बाद कोई भी साथी सवाल करना चाहे तो फिर आप लोगों से उन पे भी चर्चा करेंगे। पहली चीज़ कि ये महीने की शुरुआत एक ऐतिहासिक रही है कि 75% रिजर्वेशन बिल प्रदेश के महामहिम ने असेंट देकर प्रदेश के अंदर लागू किया और उसके लिए रूल्स फ्रेम करने की पहली बैठक कल है और इस महीने के अंत तक हमारा प्रयास रहेगा कि हम रूल्स को फ्रेम कर कर अप्रैल महीने में 22 के 22 जिलों में और प्रदेश की 67 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस पे मास लेवल पर एम्प्लॉयमेंट ड्राइव चलाएंगे, जिससे प्रदेश के युवाओं को भी मजबूती मिले, रोजगार के साधन और अवसर प्रदेश के अंदर बढ़े। कई लोग भ्रम फैलाना चाह रहे हैं। मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि जब आप संविधान के आर्टिकल 16 की बात करते हैं तो रोजगार सीमित रहता है सरकारी। नॉन गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर महाराष्ट्र ने आज से 3 दशक से भी ज़्यादा पहले कानून लाकर मराठी स्पीकिंग लोगों को 80% रोजगार में हिस्सेदारी देने का कानून बनाया था और उसके बाद 8 अलग अलग प्रदेशों ने भी इस कानून को अपनाने का काम किया है। जिस तरह के हालात आज के दिन रोजगार के बने हुए, कहीं ना कहीं ये कानून इसलिए भी ज़रूरी था कि हमारी 17-18 सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हों, एडिशनल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हों, सैकड़ों की संख्या में कॉलेजेस हों, ITIs हों, उनके शिक्षित युवाओं के हाथ में हम रोज़गार दे पाएँ और इसके अंदर प्रोविज़न भी रखी गई है। कई लोगों का, एसोसिएशंस का इसके ऊपर बड़ा कटास आया है। हमने 8 दौर की चर्चा पहले भी करी थी, अब भी उनसे चर्चा करेंगे और चर्चा कर कर हमें कोई रूल्स के अंदर टेक्निकल चीज़ें डालनी पड़े तो ज़रूर डालेंगे, जिसके अंदर इंडस्ट्री हमारे प्रदेश में पहले से भी बड़ी संख्या में आए और इंडस्ट्री को भी स्किल्ड प्रदेश का युवा हम टाइम मैनर के अंदर दे पाएँ। और उसके लिए जैसे पहले हमने तमाम एसोसिएशन को पत्र लिखकर भी उनके सुझाव मांगे थे, इस हफ्ते के अंदर तमाम जितनी एसोसिएशंस हैं इंडस्ट्री की, हमारे प्रदेश की, जितने चेंबर्स हैं देश भर के अंदर, उनको भी हम बिल की कॉपी के साथ रूल्स के लिए उनके सुझाव क्या है इसका पत्र भी लिखेंगे, ईमेल भी करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कर उनके सुझाव भी लेने का काम करेंगे। मगर प्रदेश के युवा को 75% का अधिकार हमारी सरकार का लक्ष्य था और इसी मजबूती के साथ हम देने का काम करेंगे। लास्ट टाइम जब हम सेक्रेटरीट में मिले थे, एक विषय पर हमने चर्चा करी थी और वो था कि मनरेगा को इस वित्त वर्ष के अंदर हम 1000 करोड़ तक ले जाने का काम करेंगे। मार्च की शुरुआत में मैं आपको पिछले साल का मनरेगा यूटिलाइजेशन का मैंडेज और कितना हमारा एक्सपेंस हुआ पहले वो डाटा देता हूँ। 19-20 के अंदर मनरेगा में 91,19,000 मैंडेज प्रदेश में मनरेगा एम्प्लॉयज़ के जनरेट हुए थे, जिसका कुल खर्च 387.95 करोड़ रुपया था। कोविड काल के अंदर हमने ये लक्ष्य लिया कि हमारे ग्रामीण अंचल के मनरेगा के लोगों को और काम दिया जाए। इसमें हमने एडिशनल कार्य दिए, जैसे
प्रदेश के अंदर गरीब के घर में कैटल शेड बनाने की बात, इरिगेशन चैनल्स को किसान के लिए समय पर क्लीन कराने के लिए भी मनरेगा को हमने यूटिलाइजेशन का काम दिया। और बड़ी खुशी होती है कि इरिगेशन महकमे ने मनरेगा की मदद से आज के दिन 180 करोड़ है, मगर मेरा अनुमान है 200 करोड़ का जो उनको टारगेट दिया था उसको अचीव करने का वो काम करेंगे। इस साल कल तक का डाटा मैं आपके साथ साझा करता हूं। 170.48 लाख मैंडेज प्रदेश के अंदर हमने मनरेगा के लिए यूटिलाइज करे, और जिसका कुल एक्सपेंस 6 मार्च तक का डाटा है 861.60 करोड़ रुपया। पिछले साल से लगभग 2.5 गुना ज़्यादा इस ईयर एंड से पहले मनरेगा के अंदर हमने यूटिलाइजेशन करी है। और हमारा टारगेट है, मैंने स्वयं 2 बार तमाम सीईओ जो हमारे जिला परिषद लेवल पर है उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनसे चर्चा भी करी। एक्सेप्ट 415 के आसपास ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जो पूरी तौर पर अर्बनाइज्ड हो चुकी, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, पानीपत में, जो आज शहर का हिस्सा है, उनको छोड़ के प्रत्येक ग्राम पंचायत जो आज पूरी तौर पर रूरल है उनके अंदर मनरेगा का फंड यूटिलाइज हुआ है। कंपैरेटिवली 1800 ऐसी पंचायतें थी पिछले वित्त वर्ष में जिनमें मनरेगा का 1 रुपया भी यूटिलाइज नहीं हुआ। साथ में हमने जो पंचायत के हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर प्रोसेस के लिए 15 फरवरी से तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर रोक लगा दी थी, ये आदेश जारी कर दिए गए हैं कि कल से ग्राम पंचायतें सुचारू तौर से अपने काम को दोबारा शुरू कर सकती है, एक प्रतिबंध के साथ कि जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, चाहे वो ग्राम सचिव ग्राम पंचायत में हो या बीडीओ जिला परिषद के अंदर हो, सीईओज उनको मॉनिटर करेंगे और 5 लाख से ऊपर की कोई भी वर्क ऑर्डर इशू होगा उसको ऑनलाइन टेंडर किया जाएगा विद ड्यू प्रोसेसेस। 95% सरपंचों ने, ब्लॉक समिति मेंबर्स ने और जिला परिषद मेंबर्स ने अपने डाटा रिकॉर्ड जो उनके टेन्योर का था फाइनेंशियल, उसको पूरी तौर पर सरकार को देने का काम कर दिया है। वेरिफिकेशन प्रोसेस भी ड्यूली चल रहा है और उम्मीद है कि प्रदेश के अंदर बड़ी मजबूती से आने वाले समय में ग्रामीण आंचल को मजबूत करने का काम करेंगे। क्योंकि मार्च का महीना है, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस शुरू होने वाला है। मैंने पहले भी आपके बीच में डाटा साझा किया था कि पहली बार है कि हरियाणा प्रदेश इकलौता ऐसा प्रदेश है पूरे देश में जो 6 फसलें एमएसपी पर प्रोक्योर करेगा, और वो 6 फसलें हैं गेहूं, हमारे बीच में बड़ी मात्रा में 9 जिलों में सरसों, 5-6 ऐसे जिले हैं जिसमें दाल और चना, 4 ऐसे जिले हैं जिसके अंदर सूरजमुखी, और पहली बार होगा कि 7 मंडियों के अंदर प्रदेश में हम जौ की खरीद को एमएसपी पे करने का काम करेंगे। गेहूं की प्रोक्योरमेंट क्योंकि एक लेंथी प्रोसेस है, 1.5 महीने चलता है। पिछली बार हमने उसको 10 अप्रैल से शुरू करने का काम किया था क्योंकि स्मूथली चले और अगैती फसल किसान को अपने पास स्टोर ना करनी पड़े, इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि इस बार गेहूं की फसल को 1 अप्रैल से एमएसपी पे प्रोक्योर करने का हम लगभग जो हमारी 400 बड़ी छोटी मंडियां हैं उनके अंदर करेंगे, और टाइमली के रिक्वायरमेंट के साथ जहां भी परचेज सेंटर हमें एडिशनल बनाने पड़ेंगे हम उस पर करेंगे। मगर पहली बार होगा इस देश के इतिहास में कि किसान की फसल का पैसा जैसे ही उसका जे फॉर्म कटेगा उसके 48 घंटे के अंदर सरकार उसके खाते के अंदर ट्रांसफ़र करने का काम करेगी। और मैं उम्मीद करता हूं
कि हमारे साथ लगते हुए राज्य जो एमएसपी पर प्रोक्योरमेंट करते हैं वो भी हरियाणा के इस मॉडल को अपनाकर अपने प्रदेश में किसान की फसल को इसी तरह प्रोक्योर करें। अगर उनको टेक्नोलॉजी की मदद चाहिए, अगर उनको मंडी इस्टेब्लिश करने में मदद चाहिए, हमारी सरकार पूरी तौर पर उनका सहयोग करने को तैयार है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे देश का कोई अन्य राज्य हो। मेरी फसल मेरा ब्यौरा और ई खरीद के माध्यम से अगर उनको मंडी इस्टेब्लिश करनी है तो हरियाणा सरकार के साथ मिलकर अपनी मंडी को और मजबूत कर सकती है। अब तक लगभग 7.25 लाख के आसपास तो हमारे प्रदेश के किसानों ने अपने आप को रजिस्टर करवाया है वीट के लिए, और लगभग 1,03,000 के आसपास आउट ऑफ स्टेट फार्मर्स, जो कि 66,300 के लगभग तो आड़तियों के माध्यम से रजिस्टर हुए हैं और 42,800 के लगभग फार्मर्स स्वयं मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अपने आधार कार्ड से अपनी ज़मीन को और फसल को लिंक कर हमारे प्रदेश के अंदर रजिस्टर हुए हैं। और आने वाले समय में प्रोक्योरमेंट का जैसे जैसे काम शुरू होगा वैसे वैसे इन किसानों की फसल को किस किस मंडी में हमने लाना है उसको हम टाइमली लाने का काम करेंगे। एक कल इन्फॉर्मेशन केंद्र सरकार से हमें मिली है कि हरियाणा वो पहला प्रदेश है जिसने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का जो फेज 3 का बैच 1 है उसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। बैच 1 के अंदर हमें 690 किलोमीटर लेंथ मिली थी और जिसकी 60-40 शेयरिंग रेशो थी और 383.58 करोड़ रुपए की लागत से वो ग्रामीण सड़कें बननी थी। हमने फेज 1 को पिछले वित्त वर्ष जो रनिंग वित्त वर्ष है इसके अंदर सक्सेसफुली कंप्लीट किया है एंड हम पहला प्रदेश बड़े हैं देश के अंदर जिसके अंदर फेज 2 का अप्रूवल हमें कल मिला है। और साझा करते हुए खुशी होती है कि लगभग 550 करोड़ 550 करोड़ की लागत से 120 सड़कें प्रदेश के अंदर नई सैंक्शन हुई है जो कि लगभग 1217 किलोमीटर की लेंथ की है, जिसमें नई सड़क बनना और साथ के साथ जो एग्जिस्टिंग सड़कें थी उनकी वाइडनिंग, उनकी स्ट्रेंथनिंग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से होगी। मैं आपके साथ साझा कर दूं कि ये टोटल 14 जिलों के अंदर सड़कें मंजूर हुई हैं, जिसमें अम्बाड़ा में 9, भिवानी में 17, फरीदाबाद में 2, फतेहाबाद में 14, हिसार में 14, जींद में 3, कैथल में 7, कुरुक्षेत्र में 8, महेंद्रगढ़ में 1, पलवल में 12, पानीपत में 11, रोहतक के अंदर 4, सिरसा में 7 और सोनीपत में 11 सड़कें इस 1217 किलोमीटर की लेंथ के अंदर मंजूर हुई है। पिछले जो योजना थी उसके अंदर हमारे 11 जिलों के अंदर जो 670 किलोमीटर से सैंक्शन हुई थी उसका कार्य हुआ। एक मैं आपके माध्यम से दोबारा हमारे ग्रामीण अंचल से जुड़े लोगों को सूचित करना चाहता हूं क्योंकि हमारा एक्साइज ईयर समाप्त हुआ था 31 मार्च को, मगर नए एक्साइज ईयर की शुरुआत हुई थी 19 मई से। इस साल क्योंकि एक्साइज ईयर 20 मई से शुरू होगा इसलिए जो डेडलाइन 31 दिसंबर तक की होती थी, गांव के अंदर अगर कोई लिकर वेंड को ठेके को बंद कराना चाहता है तो ग्राम सभा का रेजोल्यूशन भेजा जाए। अब तक बड़े लिमिटेड गांव के हमारे पास रेजोल्यूशन आए हैं। उस पीरियड को देखते हुए जब मैंने पीछे रिव्यू मीटिंग ली, हमने एक्सटेंशन देने का निर्णय लिया है कि कोई भी ग्राम सभा, क्योंकि अब सरपंचेस का टेन्योर खत्म हो चुका है, कोई भी ग्राम सभा अपने रेजोल्यूशन डीसी के माध्यम से हमारे तक पास 15 मार्च तक भिजवा सकती है
उसको हम रिव्यू भी करेंगे और साथ की साथ अगर किसी ग्राम पंचायत के अंदर ग्रामवासी ये चाहते नहीं कि लिकर वेंट खुले तो उसको हटाने का भी काम करेंगे। कई साथी बारी बारी ये कहते हैं कि रेजोल्यूशन आ जाते हैं मगर वेंट्स बंद नहीं। मैं आपके साथ पिछले 2 सालों का एक कंपैरिजन डाटा शेयर करता हूं। 19-20 के अंदर हमारे पास 3048 ग्राम पंचायत या ग्राम सभाओं के रेजोल्यूशन आए थे। केवल मात्र 57 को एक्सेप्ट किया गया और 48 को रिजेक्ट किया गया। बचे हुए को नॉन टाइमलीनेस या और ऑब्जेक्शंस के साथ छोड़ दिया गया। पिछले साल जब हमने एक ड्राइव पूरे प्रदेश में आप लोगों की मदद से चलाई थी, हमारे पास 898 एप्लीकेशन रिसीव हुई थी डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से। 430 ऐसे गांव थे 898 में से जिनको पूरी तौर पर वेंड से प्रोहिबिटेड किया गया था और 468 ऐसे केसेस थे जिनके अंदर गांव में 5-5, 6-6 एफआईआर हो रखी थी लिकर बूटिंग की, उस कारण रिजेक्ट करना पड़ा। मैं तो उम्मीद रखता हूं कि 15 तारीख तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हमारे पास अगर कोई प्रोहिबिटेड करना चाहते हैं अपने गांव में डाटा आएगा और उस डाटा के साथ उन गांव को बैन करने का कार्य हम करें। बड़ा महत्वपूर्ण है। कई साथी पीछे भी मेरे से डाटा मांग रहे थे कि आपने फर्स्ट क्वार्टर का, सेकंड क्वार्टर का डाटा एक्साइज का शेयर किया। थर्ड क्वार्टर क्योंकि पीछे समाप्त हुआ था फरवरी के अंदर, मैं डाटा आपके साथ शेयर नहीं कर पाया, तो आज आप लोगों के बीच में वो भी मैं आंकड़े शेयर कर देता हूं। लास्ट ईयर थर्ड क्वार्टर के अंदर 142 करोड़ रुपया हमारे प्रदेश में 1421 करोड़ रुपया प्रदेश के अंदर एकत्रित हुआ था। इस साल थर्ड क्वार्टर के अंदर 1734 करोड़ रुपया हमारे पास आया है, जिसका कुल इंक्रीज 312 करोड़ रुपया थर्ड क्वार्टर का है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो हमारा पिछले वित्त वर्ष का डाटा था पूरे का, अगर मैं पूरे वित्त वर्ष की बात करूं, इस साल के थर्ड क्वार्टर तक हम उसका 97% ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं और जो हमने टारगेट लिया था शायद उस टारगेट को भी हम क्रॉस करने का काम करेंगे। थर्ड क्वार्टर के अंदर हमारी जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी होती है वो 330 करोड़ रुपए आई है। कोविड सेस प्रदेश के अंदर जो हमने पिछले साल कोविड की लड़ाई को लड़ने के लिए लगाया था, एडिशनली 140 करोड़ रुपया वो प्रदेश के अंदर आया है। कुल 3 क्वार्टर का अगर मैं आपका डाटा करूं तो 977.94 करोड़ एडिशनल हमारे पास रेवेन्यू इस वित्त वर्ष में आया, जो कि लगभग 19.85% वृद्धि है पिछले वित्त वर्ष से। कई लोग और स्ट्रिक्टनेस की बात करते हैं, मैं आपके साथ एक डाटा शेयर करना चाहूँगा। अगर हम प्रदेश के अंदर ब्रीचेस केसेस की बात करें, 2016-17 में 619 ब्रीच केस रजिस्टर हुए थे, 12.83 करोड़ रुपया पेनल्टी लगाई गई थी। 17-18 में 549 केस रजिस्टर हुए, 25.45 करोड़ की ड्यूटी लगाई गई। 18-19 में 567 केस रजिस्टर हुए, 18.44 करोड़ की उस पर पेनल्टी लगाई गई। 19-20 के अंदर 590 केस रजिस्टर हुए, केवल मात्र 3.69 की उस पर पेनल्टी लगाई गई। पिछले जो वित्त वर्ष है, रनिंग वित्त वर्ष है, इसके अंदर अब तक 668 ब्रीच केस प्रदेश में दर्ज हुए, जिसके अंदर 90.13 करोड़ की पेनल्टी रिकवर हो चुकी है। और अगर मैं बात करूं 4 तारीख तक के डाटा की, पिछले वित्त वर्ष के अंदर 6,361 करोड़ रुपया रेवेन्यू एक्साइज में स्टेट को आया था।
4 अप्रैल की मैं बात करूं तो 6,214 करोड़ रुपया आज हमारे पास रेवेन्यू में आ चुका है, जबकि हमारा ईयर एंड 19/5 को हो रहा है। हमारा ये प्रयास है कि हम प्रदेश के अंदर जहां रेवेन्यू का भी इंक्रीज करें, वहीं अगर कोई इस तरह के इलीगल एक्ट्स होते हैं तो सख्ती के साथ उसको टैकल करने का भी टाइमली काम करें। विधानसभा सेशन चल रहा है, कई लोगों के मन में 10 तारीख का भी सवाल होगा, मैं एक लाइन में उसको समाप्त कर दूं। ये सरकार बड़ी मजबूती से चल रही है, इसी मजबूती के साथ आगे भी चलती रहेगी। जो लोग अविश्वास की बात करते हैं, आज जहां जनता ने तो विश्वास उन लोगों से खो दिया, वहीं आज शायद उनके संगठन के अंदर भी उनका विश्वास नहीं रहा। और जिस तरह के कदम पिछले दिनों उठे हैं जम्मू के अंदर, अलग अलग प्रदेशों के अंदर, ये दिखाते हैं कि आज वो लोग इंटरनली भी कमज़ोर हो रहे हैं। और जब अविश्वास लाने की बात करी थी तो मैं फैक्चुअली करेक्ट होऊंगा, विधानसभा में आज शायद उनके 30 विधायक हैं, एक की तो कैंडिडेटर चला गया, 31 थे, अब 30 रह गए। 30 के अंदर से मेरे ख्याल से वो 30 का भी विश्वास नहीं ले पाए अविश्वास साइन कराने पर। 3 लोगों ने तो शायद उसमें भी रिक्यूज़ करने का काम किया, साइन नहीं करे। तो ये दिखाता है कि वो इंटरनली कितने कमज़ोर हैं। हमारे तमाम बीजेपी के, जेजेपी के और हमारे सहयोगी इंडिपेंडेंट विधायक मजबूती के साथ उन लोगों को जवाब भी 10 तारीख को देंगे और मजबूती के साथ इस सरकार को अगले 4 साल इसी तरह ले जाने का संकल्प भी लेने का काम करें। किया जाएगा, तो जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाएगा। दुष्यंत जी, एक आपने युवाओं को रोजगार देने का सरकार जो आपने वादा किया था वो कंप्लीट हो गया और सरकार की अच्छी सोच है, लेकिन उद्योगपति विरोध कर रहे हैं। और किरण चौधरी ने भी कहा है कि इस मामले को लेकर जो सरकार है श्वेत पत्र सदन में लाए और पलायन की बात भी वो कहते हैं, इसको आप पहली चीज़ तो कानून तो अभी आया है, अभी तो रूल्स फ्रेम होंगे, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में जाएगा। जो दिल्ली विधानसभा की स्पीकर रही हैं उनको ये तो पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ लागू होगी, उसके रिजल्ट आएंगे, उसके ऊपर ही श्वेत पत्र लाया जाएगा। और कोई कहता हो कि प्रदेश में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, आप खुद IMT सोना जाइए, वहाँ लगभग 7500 करोड़ की लागत से ATL नामक वर्ल्ड की सबसे बड़ी लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चर कंपनी अपना ऑलरेडी प्लांट कंस्ट्रक्शन में ले आई है और जिसकी पहले फेज़ का जो वर्किंग है वो दिसंबर 2021 से शुरू होनी है। हमारी चर्चा मारुति के साथ भी निरंतर चल रही है, कल भी उनसे 2 घंटे की बैठक हुई है। हमारी फ्लिपकार्ट ने भी 140 एकड़ के लिए ऑक्शन में ज़मीन के लिए बिड किया है। अमेज़ॉन भी हरियाणा में इन्वेस्ट करने को तैयार है। अगर 10 साल के कांग्रेस के शासन में जितनी कंपनियों का प्लान हुआ या जितने लाठियां चली, गोलियां चली, लोग मरे, मुझे नहीं लगता 1.25 साल के कोविड काल में भी एक फैक्ट्री हमारे प्रदेश में से उठकर दूसरे किसी प्रदेश की तरफ गई। और हम मजबूती के साथ कोई इंडस्ट्री के ऑब्जेक्शंस हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, उनसे चर्चा भी करेंगे और उसको रिजॉल्व भी कराएंगे। मैंने जब ये एक्ट बनाया उस समय भी 8 दौर की चर्चा अलग अलग चेंबर्स के साथ, इंडस्ट्री के साथ करी। अभी 7 दिन पहले जब मैं फरीदाबाद के अंदर था तब भी फरीदाबाद के अलग अलग इंडस्ट्रिस्ट मेरे साथ थे, 200 के लगभग, उनसे भी हमने चर्चा करी। और हम उस सोच के हैं, सुझाव आएंगे, सुझाव प्रदेश के हित के लिए होंगे, प्रदेश के हित के युवाओं को मजबूत करने के होंगे, इंडस्ट्री को आगे ले जाने के होंगे, तो जरूर उसको भी अमेंड किया जाएगा। एक सवाल खरीद को लेकर है, सरकारी खरीद, लेकिन चाहे फिक्की की बात करें, CII की बात करें, सभी ने इस फैसले का स्वागत नहीं किया ताकि इससे हरियाणा में औद्योगिक विकास पर उचित प्रभाव पड़ेगा। और खुद देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पर हैरानी जताई और कहा है कि फैसला क्यों लिया गया, मैं तो हरियाणा सरकार से बात करूंगी। तो क्या सबको कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया गया, तो आप कह रहे बातचीत की, किससे बातचीत किया? 8 दौर में जितने हमारे चेंबर्स हैं, बाकायदा कोविड के दौरान आप लोगों ने भी कई बार कवर किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके प्रेसिडेंट्स, उनके सेक्रेटरीज, उनके मेंबर से हमारी चर्चा चली।
आज के दिन ये कानून को एक हरियाणा में तो लागू नहीं है, एक भ्रम फैलाया जाता है इस तरह का कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ, किसी के भी कोई सवाल है, कोई ऑब्जर्वेशन है, उसको रिजॉल्व करना हमारी सरकार का काम है। अगर कुछ ड्रैकोनियन इसके अंदर होता तो हम तो भाषा पे प्रतिबंध कर सकते थे, हम तो क्षेत्र पे प्रतिबंध कर सकते थे, हम तो धर्म पे प्रतिबंध कर सकते थे। पूरी तौर पे इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी देखते हुए हमने इस एक्ट को बनाने का काम किया और इसीलिए महामहिम के कंसेंट से प्रदेश के अंदर इसको लागू किया। एक सवाल खरीद को लेकर है, सरकारी खरीद है, जो चर्चा है कि आढ़तियों के जरिए ना करके गेहूं की पेमेंट भी सीधे तौर पर किसानों को दी जाएगी। हरियाणा में किस तरह की व्यवस्था बनी रहेगी? आज के दिन जो कदम हमने जीरी में उठाए थे, ये फार्मर की मर्जी है कि फार्मर अपने खाते में पैसा लेना चाहता है या अपने आढ़ती के खाते में लेना चाहता है। वो अकाउंट नंबर अपलोड करने का काम फार्मर का है। और आपके साथ डाटा शेयर कर देता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 67.48% फार्मर्स ने अपने खुद के खाते में पैसे लेने की इच्छा जताई है। बचे फार्मर्स ने आढ़ती का अकाउंट नंबर डालने का काम किया, आढ़ती की डिटेल डालने की काम करी। क्योंकि 5 साल से केंद्र सरकार द्वारा बारी बारी ये कहा जा रहा है कि डीबीटी किसान के खाते में करी जाए। हमने ऑप्शन किसान को छोड़ दिया है कि किसान खुद के खाते में लेना चाहता है या आढ़ती के खाते में लेना चाहता है। मेरा तो ये प्रयास रहेगा कि फार्मर आज जागरूक हैं, 100 के 100% अपने खुद की चॉइस डाले, मगर अगर स्वेच्छा से किसी और के खाते में डलवाना चाहते हैं तो सरकार उन पर दबाव नहीं बना सकती। मतलब ऐसे आना है, रूल नहीं है, अगर आना चाहते हैं तो अपने चॉइस के हिसाब से दे सकते हैं। हमने लिबर्टी फार्मर को दी है, ना कि सरकार ने ये लिबर्टी ली। अगर मैं लिबर्टी लेता तो मैं 100% के खाते में पहले दिन ही डाल देता। मगर फार्मर की क्रॉप है, फार्मर उसको कैसे लेना चाहता है कि उसके ऊपर छोड़ा जाए तो बेहतर है। सवाल ये है कि हरियाणा रेजिडेंट की जो पहले 15 साल की एक समय सीमा थी, हरियाणा सरकार ने उसको अमेंड करके 15 साल से घटा के 5 कर दिया। इसका क्या वजह है? ये भी इंडस्ट्री की एक मांग थी इस एक्ट के साथ साथ, क्योंकि कई फैमिलीज स्टेट में 5 साल पहले आई हैं, उनको भी एक तरह का वोट ट्रांसफ़र का अधिकार तो रहता है, आधार ट्रांसफ़र का अधिकार रहता है, मगर डोमिसाइल के लिए एक लिबर्टी दी जाए और उस पर तमाम लोगों से चर्चा करते हुए, सारे एस्पेक्ट देखते हुए ही सरकार ने निर्णय लिया। दुष्यंत जी, ये जो अब 75% रिजर्वेशन की जो पॉलिसी लागू हो गई, इसके बाद सारा इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड हो गया है। और पिछले इस सरकार के पिछले टर्म में फॉरेन टूर हुए और तमाम एफर्ट्स हुए, हैपनिंग हरियाणा हुआ, लेकिन अभी सफलता उसमें इन्वेस्टमेंट में नहीं मिली। तो क्या आप टारगेट रखेंगे किस तरह से इसको 75 रिजर्वेशन को इन्वेस्टमेंट? देखिए, पीछे क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं उस पर टिप्पणी ना करूं तो बेहतर है। तो फिर 20 सालों का मेरे को रिकॉर्ड उठाना पड़ेगा। मगर पिछले 1.25 साल के अंदर फॉरेन टूर तो शायद एक भी ना हुआ, मगर हमारे प्रदेश में 17,000 करोड़ की अलग अलग प्रकार की इन्वेस्टमेंट को हमारे जो HEPP था पहले और HEEP ने आया है, उसके अंदर हमने अप्रूव किया है, अलग अलग प्रकार के बेनिफिट देने का काम किया है। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो हमारी हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी ऑफ 2021 है, जो अगले 5 साल के लिए चलेगी, अधिकतम इन्वेस्टमेंट उसके माध्यम से हम हरियाणा में लेकर आए। आज भी आप किसी इंडस्ट्री के साथी के हाथ में अगर हमारी नई पॉलिसी को देते हैं तो अपने आप में उसके मन में एक स्नेह और खुशी दिखाता है। मैं तो फरीदाबाद के जो अलग अलग फरीदाबाद चेंबर्स ऑफ इंडस्ट्री है, DLF चेंबर्स है, वहाँ 12 अलग अलग एसोसिएशंस के लोगों के साथ बैठक करके आया हूँ। तमाम लोग उत्साहित भी हैं, खुश भी हैं और वो चाह रहे हैं कि बड़े मदर यूनिट्स आए जिसके सहयोग के साथ एंसेलरीज की इन्वेस्टमेंट भी प्रदेश में पहले से ज़्यादा बढ़े। 100 दिन से ऊपर किसान आंदोलन को दिल्ली की सीमाओं पर हो चुके हैं। एक तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? दूसरा, इंडस्ट्रीज की जो बात हो रही है, उसमें जो आंदोलन जहाँ हो रहा है वहाँ पर जो प्रभावित जो इलाका है वहाँ पर इंडस्ट्रीज को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है, उसके बारे में भी आप? देखिए, बिल्कुल राय इंडस्ट्रियल एरिया
का मैंने अपडेट लिया है। बहुत से लोगों के बिजनेस को बड़ी मात्रा में इफ़ेक्ट वहाँ हुआ है। उसके लिए हम केंद्र से भी आग्रह करेंगे कि उन लोगों को जीएसटी के अंदर, क्योंकि आज एक सेंट्रल सब्जेक्ट जीएसटी है, रिलैक्सेशन आने वाले समय में दी जाए। मगर आज उस लॉस को असेस करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि लोग आज भी वहाँ बैठे हैं। यहाँ आप बात आंदोलन की कर रहे हैं, पिछले 40 दिनों से किसी प्रकार की उन 40 नेताओं ने चर्चा केंद्र से नहीं करी। मेरी स्वयं पीयूष गोयल जी से भी कल चर्चा हुई है। 2-3 विषय ऐसे थे जिनको एमिकेबली रिजॉल्व करवाया जा सकता है, जो पेंडिंग उन 40 नेताओं की वजह से पड़े, और प्रदेश भी कहीं ना कहीं उस पर इम्पैक्ट होती है, चाहे वो इंटरनल एक्सटर्नल मार्केट्स के ऊपर टैक्सेशन प्राइजेज में वेरिएशन की बात हो। आज एमएसपी की प्रोडक्ट के ऊपर तो 4% टैक्स है, नॉन एमएसपी के ऊपर जो 1% किया गया उसमें स्टेट्स को रेवेन्यू लॉस बहुत हुआ, क्योंकि ओपन मार्केट में 0% है। केंद्र आज भी चर्चा को तैयार है। मैं तो आपके माध्यम से भी उन 40 नेताओं से आग्रह करूंगा कि आप लोग चर्चा का दौर दोबारा शुरू करें, जिससे किसानी बचे और किसानी को फ़ायदा हो। इस तरह के रिजॉर्ट से किसानी को फ़ायदा नहीं, कहीं ना कहीं नुकसान। एक सवाल का आपने जवाब दे दिया विश्वास प्रस्ताव को लेके कि प्रॉपर साइन भी नहीं थे और G23 की बात, लेकिन ये सवाल है उठाया गया दीपेंद्र हुड्डा द्वारा कि हम सरकार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पता चल जाएगा कितने किसान विधायकों के साथ है। 2 मोटे क्या वो विधायक हैं? वो विधायक तो जो विधायक हो वो इस तरह की बात करे तो ठीक है, उनको बोलिए विश्वास लाना है तो राज्यसभा में लेकर आए। उसका दूसरा मोटिव भी है, उसका दूसरा मोटिव ये है। रिजल्ट भी उनको पता है कि क्या होना है। वो ये भी जानते हैं कि बीजेपी वाले उनके हक में करेंगे। वो जान रहे हैं आप जेजेपी वाले क्या करेंगे। मैंने तो सबसे पहले कहा है कि मजबूती के साथ अगले 4 साल सरकार चलाएगी। दुष्यंत जी, ये किसानों के लिए आप कहेंगे आप एमएसपी की फसलें खरीद रहे हैं, आपने पिछली फसल भी खरीदी, लेकिन इसके बावजूद जो ये किसान आंदोलन चल रहा है, इस बीच आपके गठबंधन के नेताओं का गांव तक जाना मुश्किल हो रखा है। तो ये किस तरह की राजनीति आप देखते हैं कि लोगों को गांव में नहीं जाने दिया जा रहा, नेताओं को? देखिए, हर लेवल पर लोग अपनी राजनीति चमकाते हैं। कई लोग जो विपक्ष में बैठे हैं उनके दर्द इस चीज़ का है कि आज सरकार मजबूती से कार्य भी कर रही है और चल भी रही है, और इस तरह के जो सोच के लोग हैं उन लोगों के साथ टकराव करके फ़ायदा नहीं। समय आएगा, प्रिक्योरमेंट आएगी, 2 दिन में किसान को पैसा मिलेगा, तो जो ये भ्रम फैलाया गया था एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडियां खत्म हो जाएगी, उनको भी जवाब दिया जाए। मैं तो हैरान हूँ, उन लोगों को जवाब हिमाचल की सरकार ने भी कल दिया, जहाँ पहले 57 मंडी थी और उनके बजट के अंदर 20 नई मंडियां लाने की प्रोविजन करी गई है। तो प्रदेश सरकार तो मंडियां बनाती रहेंगी, मंडी सिस्टम को इसी तरह चलाती रहेंगी, मगर जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं उनको तो समय के साथ जवाब दिया जाएगा। जब पंचायत चुनाव एक्सटेंड किए गए हैं, इससे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन नहीं होगा? पंजाब चुनाव एक्सटेंड नहीं किए गए, क्योंकि नई 100 से अधिक पंचायतें बनी हैं, ब्लॉक्स बने हैं, सब डिविजन्स की अनाउंसमेंट्स होनी है। डिप्टी कमिश्नर को ऑलरेडी लिखकर भेज दिया गया है कि अपने विलेजेस के ऑड इवन नंबर्स लगाकर स्टेट को दीजिए। ब्लॉक्स के और जिला परिषद की क्योंकि ऑलरेडी नंबर हुई हुई है, उसके अंदर क्योंकि BCA की 8% रिजर्वेशन डाली गई है, उसका ड्रॉ लॉट्स कर दीजिए। SC के अंदर क्योंकि अमेंडमेंट आई थी, उसके अंदर अमेंडमेंट कर भेजिए। जैसे ही प्रदेश सरकार के पास वो डाटा आएगा, प्रदेश के अंदर जिला परिषद चुनाव, पंचायत चुनाव और पंचायत समिति के चुनाव को सुचारू तौर से हम कराएंगे। हमने इलेक्शन कमीशन जो स्टेट की है ऑलरेडी जनवरी के अंदर लिख के भेजा हुआ है कि आप गैरअप हो जाइए, जैसे हमारा ड्यू प्रोसेस खत्म होगा हम आपको नोटिफाई करेंगे कि स्टेट इलेक्शंस को आप हेल्ड कीजिए। जो बात है या फिर कहें शराब मामले को लेकर जो जांच चल रही थी, मुख्यमंत्री साहब ने उसको लेकर एक बड़ी कमेटी में यानी कि सिंगल सीनियर अधिकारी को दे दी, उनको लेकर विपक्ष ने तमाम तैयारियां की हैं। उन चीजों को लेकर क्या रिपोर्ट रखी जाएंगी या जवाब कुछ दिए जाएंगे? ना तो मेरे डिपार्टमेंट से कंसर्न है SET SIT वाला, जिस डिपार्टमेंट की बात है वो इसके ऊपर कमेंट करे तो बेहतर है, क्योंकि हमारे पास तो ना कोई डाटा मांगा गया ना आया। जहाँ बात रजिस्ट्री की है, अनियमितताएं शब्द इस्तेमाल करना
मैंने पहले भी कई बार कहा है, उसके अंदर वैलिड नहीं है। रजिस्ट्रेशन इज ए राइट ऑफ पर्सन, संविधान के अंदर भी लिखा गया है कि उसका ड्यू राइट है। उसके अंदर जो प्रदेश सरकार के रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, उनको ना फॉलो करना वो एक चीज़ है। जैसे 7A की बात आई थी, हमने 3 साल का जो प्रोसेस था, जहाँ 7A के अंदर रिलैक्सेशन दी गई थी 1 हेक्टेयर से 1000 गज की अब 1 एकड़ पे ले जाई गई है, उसका डाटा कलेक्ट कराया गया है। 400 के लगभग ऐसे छोटे से बड़े लेवल के टाउन प्लानिंग के हों, अर्बन लोकल बॉडीज़ के हों, रेवेन्यू के हों, अधिकारियों के ऊपर क्वेश्चन मार्क आया है। उनको इंक्वायर करने के लिए हमने कमिश्नर्स को बोला था। उनकी रिपोर्ट्स आते ही जो आगे ड्यू प्रोसेस होगा, जो कार्रवाई होगी, उसको हम पूरी तौर पर करेंगे। लॉकडाउन के दौरान जो गुड़गांव का मामला आया था, हमने तो एक दिन भी नहीं लगाया। जितने हमारे सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार थे जो इस तरह की अनियमितताओं में पाए गए थे, हमने उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करी। उनको रूल 7 में चार्जशीट भी किया और पैरेलली उनके खिलाफ FIR कराने का काम किया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस डिपार्टमेंट कर रहा है। अगर इस तरह की कोई चीज़ इस पूरे प्रोसेस में भी आएगी तो हम सख्ती के साथ उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। हमारा ये प्रयास है कि जो रेवेन्यू के अंदर हिस्टोरिकली अनियमितताएं आई थी, ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण कई बार दिक्कतें आती थी, उसको सुधारा जाए। उसका पहला कदम था कि आज आपको भी अपनी ज़मीन की रजिस्ट्रेशन करानी होगी तो आपको तहसील के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं। ये हमारी सरकार में ही हुआ है कि आप ऑनलाइन अपने NOCs, अपने ड्यूज़ को भर सकते हैं। आपको किसी ULB के दफ्तर में, टाउन प्लानिंग के दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं, और साथ ही साथ आपका टोकन भी ऑनलाइन जनरेट होगा। और 1 सप्ताह पहले हमने इसके ऊपर बैठक ली है कि अब क्योंकि हमारा एक्ट कहता है कि जिस रेवेन्यू एरिया के अंदर, सब डिवीज़न के अंदर आपकी ज़मीन है, आप वहीं रजिस्ट्री करा सकते हैं। हम आने वाले महीने 1.5 महीने के अंदर इसमें भी चेंजेस लाकर इस एक्ट के अंदर प्रोविज़न लाएंगे कि ये केवल मात्र उसके रीजन तक सीमित ना रहे। अगर आज आप अपनी फरीदाबाद की ज़मीन को परचेज करना या सेल करना चाहते हैं और आपको फरीदाबाद में टाइम नहीं मिल रहा और आप पंचकुला रहते हैं, तो आप पंचकुला की सब डिवीज़न के अंदर से भी अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कर पाएंगे। और इसके ऊपर ऑलरेडी 4 दौर की बैठक हो चुकी है, एंड विल बी द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव दिस सिस्टम ऑफ रजिस्ट्रेशन एनीवेयर इन द स्टेट। फिर आपको अपनी सब डिवीज़न तहसील के धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर आपने पूछ रहा था कि ये जो पंचायत चुनाव है, इसके साथ साथ 2 विधानसभा सीटों में बाई इलेक्शन भी आ रहे हैं, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी आपने किया कि बीजेपी के साथ, और क्या 2 में से 1 सीट पर आ सकते हैं, खासकर इलाहाबाद सीट को लेकर? खासकर इलाहाबाद क्यों, कालका क्यों नहीं? कालका भी लड़ लीजिए। हम तो दोनों मिलकर, जैसे बड़ौदा लड़े थे, दोनों पार्टियां चर्चा करेगी। इलाहाबाद हो, कालका हो, जो सी पार्टी जहां लड़ेगी तो हमारे दोनों के संगठन का निर्णय होगा, मगर बिल्कुल मजबूती से लड़ेंगे भी और मजबूती से इस दोनों सीटों को जीतने का भी काम करें। सर, जो आपने सारा ये डाटा दिया है, जैसे एक्साइज का भी दिया, उसमें जो आपका कार्यक्रम है उसमें बहुत बढ़िया वो हुआ है, तो आप मानते हैं बढ़िया हुआ है? आपके कहने पे मान लें, नहीं, मेरे कहने पे नहीं, आंकड़ों के कहने पे। क्या ये बीजेपी से अच्छा चल रहा है कि जो बीजेपी की 5 साल की? नहीं, आज भी तो बीजेपी JJP है। अपनी जो पहले जो जैसे मैं अगर आपके साथ डाटा शेयर करूं कांग्रेस का, तो आप हैरान हो जाओगे कि उस टाइम तो रेवेन्यू ही नहीं था स्टेट में। आज तक की हिस्ट्री के अंदर मतलब कांग्रेस 3 क्वार्टर का जो हमारा रेवेन्यू डाटा है एक्साइज का, दैट इज मोर देन एनी गवर्नमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द स्टेट। बीजेपी और कांग्रेस दो, बीजेपी, कांग्रेस, JJP, HVP, भजनलाल जी, उससे पहले चौधरी देवीलाल जी, किसी भी टाइम की मैं बात करूं, हमारे जो 3 क्वार्टर का रेवेन्यू शेयर है, दैट इज मोर देन एनी टेन्योर इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। कह रहे हैं कि आप विपक्ष में थे तो आप वित्तीय स्थिति की बात करते थे कि इतना कर्जा है, आज भी 2 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रदेश पर कर्ज है। ऐसी वित्तीय स्थिति जो प्रदेश की, इसको आप कैसे? अभी तो आप 12 तारीख तक इंतजार करिए, नया बजट आएगा, करंट भी। खत्म हो रहा है इसे 12 तारीख को, 2 लाख करोड़ का कर्ज खत्म तो नहीं होने वाला है एकदम। जो रिसीट्स है और जो एक्सपेंडिचर है
आज उस पर बोलना कितना कर्ज है नहीं है, कितना खर्चा सरकार ने किया है नहीं किया, बहुत से ऐसे हेड्स हैं जो अनयूटिलाइज रहे कोविड के अंदर। केवल मात्र ये कहना कि जो प्रेडिक्शन थी सरकार की वो कर्जा है। 12 तारीख को वित्त मंत्री जब अपना बजट पेश करेंगे उस दिन इसके ऊपर चर्चा करें तो बेहतर रहेगा कि नया स्थिति क्या रहेगी 21-22 में और आज के दिन क्या है। सर, कोalition सरकार बनने के बाद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बारे में बहुत चर्चा हुआ था, एक तो शायद मीटिंग भी हुई थी, लेकिन 1 साल के बाद आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के बता रहे हैं कि 1 साल में आपने क्या किया। आपको और आप कितनी चीज़ें पूछनी है जो दोनों पार्टियों के बजट से पिछले 1.25 साल में फुलफिल हुई है। मैं एक एक विषय आप दोनों के घोषणा पत्र लें तो आपके साथ साझी कर दूंगा कि हमने इम्प्लीमेंट करी, चाहे वो HTAT की हो 50 किलोमीटर के अंदर कराने की बात, चाहे प्रदेश में 75% की हो, ट्यूबवेल कनेक्शन को 4 स्टार मोटर तक भी अप्रूवल की हो, आज हम बात करें बुढ़ापा पेंशन की 250 रुपये वृद्धि की भी हो। अनेकों ऐसी चीज़ें हैं जो डे टू डे रेगुलर प्रोसेसेस के अंदर हमने कंप्लीट कराई है। आज 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज बनाने की जो सोच थी दोनों संगठनों ने मिलकर पूरी करी है। और अभी तो 1 साल हुआ है, आप ये सोचते कि 1 साल के अंदर 5 ईयर प्रोग्राम इकट्ठे कंप्लीट कर दिए जाए, ये तो मेरे ख्याल से आज तक की हिस्ट्री में कोई गवर्नमेंट नहीं कर पाई। मगर हिस्टोरिकली इतने बड़े बड़े निर्णयों को लेना, इम्प्लीमेंट करना इतने छोटे टेन्योर के अंदर, ये शायद पूरे देश में हमारी सरकार कर पाई। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। विधानसभा के सत्र में भी जो महिला विधायक है वो संसद का संचालन करेंगी। पंचायत चुनाव के अंदर भी जो महिला सीट का रिजर्वेशन किया गया है, आपकी सरकार द्वारा सर कोई तोहफा या बजट में महिलाओं के लिए कुछ इस तरह की कोई अपकमिंग प्रोग्राम? सबसे बड़ा तोहफा तो 50% महिला को हिस्सेदारी प्रत्येक पंचायती राज चुनाव के अंदर दी गई है, और ये भी हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एक वादा था। मगर ये आपको विश्वास दिला देता हूँ, और ये मैंने स्पीकर से भी आग्रह किया था उस घोषणा के बाद कि चेयर करेंगी महिलाएं। मैं चाहूँगा कि गवर्नर के एड्रेस के धन्यवाद प्रस्ताव की शुरुआत भी महिलाएं विधानसभा से करें, और इसके लिए दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी महिला विधायकों के नाम ऑलरेडी दे दिए हैं। और मैं तो उम्मीद करूंगा, क्योंकि तीसरा दल कांग्रेस है, कांग्रेस भी महिला वक्ता के साथ ही अपने गवर्नर एड्रेस की शुरुआत करें। सर, पहले दिन सदन में APMC एक्ट को लेकर चर्चा हुई, विपक्ष ने कई सवाल उठाए, वो इसे स्टेट सब्जेक्ट बता रहे हैं, लेकिन सरकार जो है इसे स्टेट सब्जेक्ट कंसिडर करने के लिए तैयार नहीं है। लगातार उन्होंने ये भी कहा कि इस पर दोबारा भी चर्चा करेंगे। जो चीज़ केंद्र ने बनाने का काम किया उसको अमेंड विधानसभा में किया जाए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो सेंट्रल एक्ट के माध्यम से। एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है। अगर एग्रीकल्चर के रिलेटेड स्टेट किसी एक्ट में विपक्ष प्राइवेट मेंबर बिल लाना चाहे तो मुझे लगता नहीं प्रदेश सरकार को कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन होगी। जिस तरीके से वो बिल पेश किया गया, और मुझे लगता है मुख्यमंत्री ने बेहतरीन तरीके से उसका जवाब भी दिया कि ये एक्ट में जो अमेंडमेंट चाह रही है कांग्रेस, ये सेंट्रल एक्ट है। स्टेट APMC में कल अमेंडमेंट मांगेंगे, हम जरूर करने का काम करेंगे उनके विचारों पर। एक विषय रह गया, आपने कहा कि इस नाम से कोई कानून नहीं आएगा, मुख्यमंत्री ने भी लगभग वही बात कही, तो ये आपका दबाव था या वाकई में ऐसा कुछ था? देखिए, मैंने हमारे माइनॉरिटी सेल के तमाम सदस्यों के साथ चर्चा भी करी, और उसके ऊपर एक ऑब्जर्वेशन थी, बारी बारी एक शब्द के ऊपर आपत्ति देश में उठाई जाती है। फोर्सफुल कन्वर्शन हो, उसके ना मैं पक्ष में ना आप पक्ष में, और मुझे लगता है ये हमारा संविधान भी परमिट नहीं करता कि आप फोर्सफुली किसको कन्वर्ट करें। उसके ऊपर हमारे गृह विभाग ने, गृह मंत्री ने एक बिल पेश किया है, मैंने उसकी कॉपी को भी पढ़ने का काम किया है, और बेहतरीन तरीके से ड्राफ्टेड वो एक्ट है, और उसको हमारी पार्टी भी, हमारे तमाम विधायक सपोर्ट करेंगे, क्योंकि फोर्सफुल कन्वर्शन मुझे लगता है किसी की भी, आज देश ही नहीं दुनिया भर के अंदर नहीं होनी चाहिए। कोई स्वेच्छा से जाए, एफिडेविट दे के जाए, तो उसके ऊपर कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। कैबिनेट का रिसफल जो है, लंबे समय तक चर्चा चलती रही, फिर बीच में ऐसा लगा कि किसान आंदोलन के चलते एक जो स्लॉट आपको मिलना है, एक जो मंत्री बनना, हमारे स्लॉट पे लांबा जी खूब नजर रखते हैं। गिनने में आ रहा,
कब हो रहा है? नए वित्त वर्ष के अंदर आपको खुशखबरी दे देगी। सर, किरण चौधरी जी ने कहा है कि वैसे तो सरकार जल्द रैलियां करती है, लेकिन जब SYL का मुद्दा विधानसभा में रखा गया तो उसको खारिज कर दिया गया। इसका क्या कहना है? मेरे संज्ञान में तो SYL विधानसभा में कांग्रेस द्वारा तो कभी नहीं लाया गया। ये तो वो लोग हैं जो पंजाब में जाके तो SYL की खिलाफत करते हैं और हरियाणा में आके SYL की मांग करते हैं। ये तो 10 साल सत्ता में रहे, पंजाब में हरियाणा में इनकी सरकार रही। अगर इन लोगों की सोच SYL बनाने की होती तो उस समय मैटर रिजॉल्व करवा देते। सर, पंजाब में हिंदू मंदिर एक्ट बनने जा रहा है, क्या हरियाणा में भी ऐसा एक्ट बनेगा? मेरे संज्ञान में नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कल स्टेटमेंट निकाली है नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो अपने अपने MLAs को अप्रोच करें ताकि वो अपनी सपोर्ट जो है सरकार से विड्रॉ करें। मैं भी आपके माध्यम से उन 40 नेताओं को जो संयुक्त किसान मोर्चा की अध्यक्षता कर रहे हैं उनसे भी ये मांग करता हूँ और किसानों से भी ये मांग करता हूँ कि आप लोग भी उनको कहिए कि केंद्र से चर्चा कर इस मामले में किसानी को बचाने का काम करें। आज के दिन तो जिस तरह के हालात देश भर में देखने को मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि अब बॉर्डर्स पे कम और देश के अलग अलग कोणों के मंचों पे ज़्यादा आज नेतृत्व दिख रहा है। ये लड़ाई शायद अब राजनीतिक ग्राउंड की हो चुकी है रादर देन किसानी की। Sir, in the last 1 year, there has been a difference of opinion among the cabinet ministers regarding SIT, SCT on liquor scam and DGP appointment issue and intelligence. How do you see like the situation of difference of opinion among them? There is no difference of opinion. There can be differences where under whose authority who is acting or not. If I talk about difference of opinion today, you and your editor also might have a difference of opinion. What is published, what is not published, it is up to your editor. Didn't come out in the Some things are there which needs revision, some things are there which needs proper monitoring, and for that I think Chief Minister has very well cleared it that the Chief Secretary will look into that. The recommendations given by the Chief Secretary, every department has to follow. Thank you.